ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्र को राम राम। दोस्तों कैसे आप सब। दोस्तों आज 8 जून को अमेरिका से भी एक दिन पहले ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट को भारत में रिलीज कर दिया गया है। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही वर्जन्स आज इसके रिलीज हो गए हैं। मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले इसका हिंदी वर्जन देखा और अभी मैं घर पर आया हूँ। फिल्म कुल मिलाकर 2 घंटे और 8 मिनट की है। इसके डायरेक्टर है स्टीवन कैपेल जूनियर, जो इससे पहले क्रीड 2 को डायरेक्ट कर चुके हैं और ट्रांसफॉर्मर्स फिल्म सीरीज की उनकी ये पहली फिल्म है। पहली होगी क्योंकि पहले 5 पार्ट तो माइकल बे ने ही डायरेक्ट किए हुए हैं। आज से ठीक 5 वर्ष पहले 2018 में इसका 6ठा पार्ट रिलीज हुआ था, बम्बल बी। राइज ऑफ द बीस्ट इस सीरीज की, ट्रांसफॉर्मर्स सीरीज की 7वीं फिल्म है जो आज रिलीज हुई है। बम्बल बी 6ठा पार्ट था, उसका भी हमने रिव्यू किया हुआ है। और उससे भी 1 वर्ष पहले यानी आज से ठीक 6 वर्ष पहले जुलाई 2017 में द लास्ट नाइट रिलीज हुई थी, ट्रांसफॉर्मर्स फिल्म सीरीज की 5वीं फिल्म। टॉर्चर थी वो फिल्म। और हालांकि पहले 5वीं पार्ट अगर हम देखें ट्रांसफॉर्मर्स फिल्म सीरीज के, पहला पार्ट हम इंजॉय कर पाते हैं, ठीक ठाक अच्छा था पहला पार्ट। पर उसके बाद के जो 4 पार्ट्स हैं ना भाई, वो असहनीय है, इनटॉलरेबल है। देख ही नहीं पाते हम उनको। इतना वर्स्ट डायरेक्शन, कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं, कोई स्टोरी नहीं, सरदर्द है आगे के चारों पार्ट्स। यानी ट्रांसफॉर्मर्स एक ऐसी सीरीज है जिसके साथ उल्टा हो रहा है। बाकी सारे जो फिल्म सीरीज होती है उनमें कैसे होता है कि भाई पहले 1-2 पार्ट्स अच्छे होते हैं, उसके बाद के जो पार्ट्स होते हैं वो बस कमर्शियल पर्पज से, पैसे कमाने के उद्देश्य से बस वो बनाए जाते हैं, कुछ खास उतने बढ़िया नहीं होते। पर ट्रांसफॉर्मर्स ये सीरीज ही बिल्कुल उल्टी दिशा में बह रही है जब से माइकल बे ने इस सीरीज को डायरेक्ट करना छोड़ा है, यानी बम्बल बी से। वो भाई क्या फिल्म थी 2018 की बम्बल बी। बहुत प्यारा था वो कैरेक्टर और उसने बहुत इमोशनल भी किया था मुझे उस फिल्म ने। और अभी 2023 में रिलीज हुई है राइज ऑफ द बीस्ट। फिल्म कैसी लगी मुझे ओवरऑल मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम थोड़ा संक्षेप में इसकी कहानी के बारे में मैं बताता हूँ। वैसे कहानी कोई नई नहीं है। ऑप्टिमस प्राइम और उनके ऑटोबॉट्स, साथ में उनके मैक्सिमल्स भी है। दुनिया पर संकट आया हुआ और ये सारे मिलकर उस संकट के विरुद्ध लड़ रहे हैं। संकट क्या है तो यूनिक्रॉन करके एक क्या कहे, एक बड़ा प्लैनेट है, या उसको गॉड कहा गया है वैसे तो, जो दूसरी प्राचीन सभ्यताएं हैं या दूसरे जो प्लैनेट्स हैं उनको वो खा जा रहा है, समाप्त कर दे रहा है। और ऐसे यूनिक्रॉन को चाहिए एक ट्रांसवॉर्प की, जिसके थ्रू वो स्पेस और टाइम के अलग अलग पोर्टल्स खुलते हैं उस की के थ्रू। अब ये की है मैक्सिमल्स के पास में, जो उसे पृथ्वी पर जिन्होंने छुपा दिया है आज से कई सैकड़ों वर्ष पहले। अब यूनिक्रॉन के पास में उसकी सेना है जिन्हें टेरर कॉन्स कहा गया है। और इन टेरर कॉन्स को लीड कर रहा है स्कर्ज, उसका नाम है, जो मेन विलन है हमारे इस 7वें पार्ट का। काफ़ी बढ़िया था, मुझे स्कर्ज का कैरेक्टर काफ़ी पसंद आया। टेरर कॉन्स भी काफ़ी बढ़िया थे। तो अभी स्कर्ज अपने टेरर कॉन्स को साथ में लेकर के यूनिक्रॉन के लिए वो की खोजने के लिए पृथ्वी पर आया हुआ है। और दूसरी तरफ है ऑप्टिमस प्राइम, ऑटोबॉट्स उसके, और बाकी मैक्सिमल्स जो नए ऐड किए हैं इस पूरे यूनिवर्स में, जो बिल्कुल प्राणियों की तरह है। कोई गुरिला है, कोई चीता है, कोई गेंडा भी उन्होंने दिखाया है, 2 कैरेक्टर्स। और साथ में ही है एक गिद्ध, गरुड़। तो ऐसे कुछ मैक्सिमल्स उन्होंने दिखाए हैं। तो ये सारे एक तरफ है, दूसरी तरफ है टेरर कॉन्स और स्कर्ज। और ऑटोबॉट्स के साथ में ऑब्वियसली एक लड़के का कैरेक्टर है, जैसा कि हर पार्ट में होता है, जिसका नाम है नोआ डायस, जो ब्रुकलिन में रहता है अपनी माँ और छोटे भाई के साथ में। माँ काम करती है, नोआ के पास में भी कोई नौकरी नहीं है। उसके छोटे भाई को एक असाध्य रोग है, पर इलाज के लिए, उपचार के लिए नोआ के पास में पैसे नहीं है, वो नौकरी खोज रहा है। और ऐसे में एक दिन वो मिल जाता है ऑटोबॉट मिराज से। अब ये जो मिराज का कैरेक्टर है ना भाई, बड़ा प्यारा मज़ेदार कैरेक्टर था, मुझे बहुत पसंद आया, काफ़ी हंसाया उसने। तो ओवरऑल जितनी भी कैरेक्टर्स थे, चाहे नोआ डायस का हो, उसके छोटे भाई का हो, या उन दोनों के बीच की जिस प्रकार से एक क्या कहे बॉन्डिंग, दोनों भाइयों के बीच का जो प्रेम जिस प्रकार से दिखाया है, वो भी मुझे बहुत पसंद आया। मिराज का कैरेक्टर बहुत बढ़िया था। बम्बल भी देखिए मैं आपको कोई स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, पर बम्बल बी की एक एंट्री है फिल्म में, वो कहाँ पर है आप फिल्म में ही देखना। पर भाई क्या गजब की एंट्री है बम्बल बी की, वो देखकर आप सीट से उछल पड़ेंगे। देखना, ऑप्टिमस प्राइम हो, मैक्सिमल्स हो,
हालांकि मैक्सिमल्स को मैं थोड़ा सा और देखना चाह रहा था, उनको थोड़ा स्क्रीन टाइम कम है ऐसा मुझे लगा, पर ओवरऑल सारे कैरेक्टर्स बढ़िया थे। एक बहुत बढ़िया तरीके से लिखी गई कहानी थी। प्राचीन सभ्यताओं के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि एज़टेक्स, इनका, इसके बारे में हमने हमारे चैनल पर कई बार चर्चा की हुई है। अभी 2 दिन पहले ही देखिए माइकल नॉवेल्स पर मैंने जो वीडियो बनाया था, महाभारत में कोई ट्रांसजेंडर कैरेक्टर नहीं है, इस टाइटल से हमारा वो वीडियो है। माइकल नॉवेल्स पर हमने चर्चा की है, जो एक वेस्टर्न क्रिश्चियन कंजर्वेटिव स्पीकर है। तो उसने एज़टेक्स को लेकर और दूसरी भी जो एंशिएंट सिविलाइजेशन से प्राचीन सभ्यताएं हैं उनके विरुद्ध, जैसा कि जो जितने भी वेस्टर्न ये कंजर्वेटिव्स होते हैं, वे हमेशा से ही प्राचीन सभ्यताओं को बहुत ही शैतान का पूजा करने वाला इस प्रकार से वे बताते हैं। ये सब इसलिए क्योंकि प्राचीन सभ्यताओं को उन्होंने नष्ट किया है। उस गिल्ट से बाहर निकलने के लिए या अपनी उस गिल्ट को दबाने के लिए, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए वो दुनिया को बताती कि भाई प्राचीन सभ्यताएं तो शैतान की पूजा करने वाली थी। तो जो प्राचीन सभ्यताओं का कत्लेआम हुआ है, नरसंहार हुआ है, उनको जो कल्चरल जेनोसाइड वेस्टर्न वर्ल्ड ने किया है, उसे ये इस प्रकार से जस्टिफाई करते हैं। तो अभी 2 दिन पहले मैंने जो माइकल नॉवेल्स का वीडियो दिखाया था, उसमें भी उसने एज़टेक्स को लेकर इसी प्रकार की मनगढ़ंत काल्पनिक बातें बताई थी, वो शैतान की पूजा करते थे वगैरह वगैरह। आप हमारा वो वीडियो अवश्य देखना, बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको उस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो यहाँ पर इस फिल्म में हालांकि सही तरीके से प्राचीन सभ्यताओं को दिखाया, उनको शैतान की पूजा करने वाला नहीं दिखाया। एज़टेक्स का भी उल्लेख है और उनके साथ में इनका सभ्यता का भी उल्लेख है। इनका सभ्यता वो भी इंडिजीनियस लोग ही थे, और जैसा कि दुनिया भर की जितनी भी इंडिजीनियस सभ्यताएं हैं, उन सभी में कहीं ना कहीं पर सनातन संस्कृति के कनेक्शन हमें देखने को मिलते हैं। प्राचीन पर्शिया को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी हमारी वैदिक लाइफस्टाइल को ही, वैदिक संस्कृति को ही वहाँ पर फॉलो किया जाता था, आज से सैकड़ों वर्ष पहले। और ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स है, कोई काल्पनिक बातें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। आप प्राचीन ग्रीस को ले लीजिए, प्राचीन रोम को ले लीजिए, प्राचीन पर्शिया को ले लीजिए, सभी जगह पर जो मूल सभ्यताएं रही है वो सनातन संस्कृति से ही जुड़ी हुई रही है। वहाँ पर कई सारी मूर्ति पूजा के उल्लेख हमें मिलते हैं। सेंट्रल अमेरिका में भी इसके उल्लेख मिलते हैं। हॉन्डुरस के बारे में हमने चर्चा की थी, एस एस राजामौली जी की जो अगली फिल्म आने वाली है महेश बाबू के साथ में, उसका जो स्टोरी प्रेडिक्शन वाला हमारा जो वीडियो है वो आप अवश्य देखना। तो विश्व भर में सनातन संस्कृति के कनेक्शन हमें देखने को मिलते हैं। तो इनका सभ्यता का सूर्य मंदिर का उल्लेख यहाँ पर राइज ऑफ द बीस्ट्स में किया गया है, और वो सूर्य मंदिर उन्होंने दिखाया भी है। तो ये बात मुझे एक पसंद आई, प्राचीन सभ्यताओं के बारे में उन्होंने बताया है। हालांकि इसका उल्लेख नहीं है कि ये प्राचीन सभ्यताएं कैसे नष्ट की, किन्होंने नष्ट की, उस हिस्ट्री में ये नहीं जाती है, पर प्राचीन सभ्यताओं का उल्लेख कुल मिलाकर किया है। ओवरऑल स्टोरी बढ़िया थी, कैरेक्टर्स को बहुत बढ़िया से लिखा गया है, और हम एंगेज रहते हैं फिल्म के साथ में। हालांकि जब फिल्म शुरू होती है तो लगभग 60-70% फिल्म जब तक पूरी होती, इंटरवल के बाद भी थोड़े समय तक फिल्म एंगेजिंग थी, मैं देखते जा रहा था, पर बहुत कुछ एकदम से मैं सीट से उछल पड़ूँ या कुछ बहुत ही अलग ऐसा हो, ऐसा तो कुछ नहीं लगा था मुझे। पर आखिरी के जो भाई लगभग 20-25 मिनट है ना, वो गजब के थे। जो विशेषतः एक्शन सीक्वेंस है आखिर की, वो आप देखते समय एकदम से सीट से उछल पड़ेंगे, इतना बढ़िया वो एक्शन सीक्वेंस है आखिर वाला। और जो 3D इफेक्ट्स थे वो भी मुझे बहुत पसंद आए। हिंदी डबिंग भी मुझे पसंद आई, कहीं पर भी मुझे नहीं लगा कि भाई मैं कोई डब्ड वर्जन देख रहा हूँ, एकदम से जैसे मैं ओरिजिनल वर्जन देख रहा हूँ, इसी प्रकार के सारे कैरेक्टर्स की आवाज़ लग रही थी। ट्रांसलेशन भी काफ़ी बढ़िया था। ओवरऑल मुझे भाई फिल्म पसंद आई है, तो मैं इस फिल्म को भी बम्बलबी की तरह 8 आउट ऑफ 10 स्टार से दूंगा। पेरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, यूएस सर्टिफिकेट के साथ इसे थिएटर में रिलीज किया गया है। फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी, वायलेंस वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, इवन कोई किसिंग सीन भी फिल्म में नहीं था। बाकी दोस्तों, आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।